हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। और हिंदी का जैसे हमने अपना कोर्स चालू कर रखा है, इसमें हमने अब तक क्या देखा, वर्णमाला देखी थी। वर्णमाला में मतलब विस्तार रूप से देखा था। अब हम यहाँ देखेंगे उसके मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू टाइप में प्रश्न। तो एमसीक्यू टाइप में प्रश्न मतलब जब तक आप हमारी जो पहली वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो एमसीक्यू टाइप के समझ में कम आएंगे। तो इसलिए पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद ये एमसीक्यू टाइप देखें। तो इसमें हम सामान्य हिंदी के वर्णमाला और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, इनका विस्तार से एमसीक्यू मतलब देखेंगे। तो इसमें हम इस टाइप के प्रश्न रखेंगे कि एमसीक्यू तो होगा ही, बट उनके जो ऑप्शन हैं उनको भी थोड़ा देखते चलेंगे कि क्या इसका दूसरा या और जो ऑप्शन है उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो हम ये देखेंगे। तो जैसे प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द या व्यंजन या स्वर या फिर वर्ण। तो भाषा क्या होती है, मतलब एक सबसे छोटी जिसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी क्या होता है, वर्ण। और स्वर क्या होता है, स्वर जो हमारे कितने हैं हिंदी में स्वर 13। तो 13 स्वर ही व्यंजन की सहायता करते हैं बोलने में। तो व्यंजन और स्वर ये क्या होते हैं, हमारे वर्णमाला, और शब्द इनको मिलके बनता है। तो हम यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर देखना चाहें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वर्ण। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ये प्रश्न पहला था। सेकंड प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो किसे कहते हैं, शब्द समूह को। भाई शब्दों के समूह को तो वर्णमाला नहीं कहते हैं, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना करने को। तो हम किसे बोलते हैं यहाँ पर, वर्णों के व्यवस्थित, मतलब एक जो वर्ण जो होते हैं हमारे, इसके व्यवस्थित क्रम के लिए हम कह सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, वर्ण। तो वर्णमाला के जो वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को हम जब सजा देते हैं तो वह क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो ये दो प्रश्न हो गए हमारे। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, क्या है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ, कंठ मतलब कि जो कंठ से बोली जाए। तो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि एक हम ट्रिक अगर थोड़ी लेना चाहें कि इसमें आप देखें कि यहाँ जो वर्ग होते हैं, जैसे कि ये कौन सा वर्ग होगा, का वर्ग। ये कौन सा, का वर्ग। फिर ये चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, अगर देखना चाहें तो इसमें 1 2 3 4 5। तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 5 × 5 कितने हो जाएंगे, 25 अक्षर हो जाते हैं। तो इनको बोलने के लिए बहुत आसानी से हम ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक कि जो पहला जो होता है का वर्ग वो कंठ से बोला जाता है। दूसरा जो सेकंड होता है चा वर्ग, तो इसके लिए हम किससे बोलते हैं, तालव से बोलते हैं। फिर तीसरा होता है टा वर्ग, इसको मूर्धन से बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा ता वर्ग, तो ता वर्ग में दंत से बोले जाते हैं। और ओष्ठ यानी जो पा वर्ग, तो वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो हम अपनी अगर ट्रिक यहाँ देखना चाहें थोड़ा, तो हम लिख सकते हैं KATM, KTM दा। इसका क्या होगा, के से कंठ और टी से तालव्य और एम से मूर्धन और इससे दंतोष्ठ दा से और ओ से ओष्ठ। तो इस वाले जो वर्ग में रहेंगे तो वो कौन से रहेंगे, कंठ वाले रहेंगे, यानी का खा गा ये कंठ वाले रहेंगे। और चा छा जा झा या ये किससे रहेंगे, तालव से। टा ठा डा ढा अणा ये मूर्धन से रहेंगे। और ता था दा धा ना ये दंत से रहेंगे।
पा, फा, बा, भा, मा, ये किससे रहेंगे? ओष्ठ है। आप खुद अपने आप इसको एक बार बोल के देखें, तब आपको पता लगेगी कि कहाँ से हम बोल रहे हैं। कंठ मतलब कंठ के द्वारा बोली जा रही है, और तालब मतलब तालु से, और मूर्धन मतलब मुँह से, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग मतलब, और दंत मतलब दांत के द्वारा, जैसे ता, तो दांत आपस में टकरा रहे हैं इसलिए दंत। ओष्ठ, अब जैसे पा है तो पा के लिए आप बोलेंगे पा, फा, तो आपके ओंठ क्या कर रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रिक के साथ कि KTM दा, आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। तो हमारा जो प्रश्न था वो क्या था कि कंठ ध्वनियाँ, कंठ, तो KTM, यहाँ से हमने आपको क्या बताया? KTM दा। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला जैसे का, खा, ये किससे होंगे? कंठ से, तो ऑप्शन ए, ठीक है। और चौथा क्या है हमारे? स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन व्यंजन, अब मूर्धन का पूछा है तो कौन सा हो जाए? KTM का वर्ग, फिर कौन सा हमारा? चा वर्ग, फिर कौन सा? नीचे देखें यहाँ, फिर कौन सा वर्ग है? जैसे सबसे पहले का वर्ग है, फिर ता वर्ग है, फिर मूर्धन है। तो क्या पूछा है इसमें? मूर्धन, मूर्धन, तो मूर्धन में कौन सा आ जाएगा आपका? टा, ठा, डा, ढा, अणा, तो ये सब आ जाएंगे। तो इसमें कौन से हो जाएगा? ये वाला सी, ऑप्शन कौन सा? सी, ठीक है। फिर आता है आपका निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण होता है एक महाप्राण। तो अल्प प्राण में जैसे कि आप इसमें देखें, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। इसको थोड़ा ट्रिक से अगर देखना चाहें यहाँ से देखो, सबसे पहले अघोष, अघोष 2 बार रहता है। अघोष, अघोष कितनी बार? 2 बार। एक यहाँ रहता है अघोष और एक यहाँ रहता है, तो 2 बार अघोष। बाकी 3 बार क्या होता है लगातार? वर्ग में साघोष, साघोष। तो इसको कंटिन्यू याद रखना है। तो अल्प प्राण के बाद महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो जो का के होंगे नीचे, का, चा, टा, ये होंगे अल्प प्राण, और महाप्राण में का, चा, का, छा, टा, ये नीचे के लिए महाप्राण में। इस टाइप से आप यहाँ से ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कौन सा पूछा है? क्या पूछा है चौथे प्रश्न में? अल्प प्राण वर्ग मतलब हैं। तो क्या पहले में देखो, यहाँ से पहला क्या दे रखा है? छा और जा, तो छा और जा के यहाँ मिल रहे हैं हमारे लिए, ये मिल रहे हैं। तो किस में है? ये महाप्राण और अल्प प्राण, तो यहाँ से ये पहला वाला ए नहीं होगा। फिर का और गा, अब देखो का और गा, अब इसमें का मिल रहा है और यहाँ से गा मिल रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा कौन सा? अगर का और गा ये वाला समूह मिल जाएगा, कहाँ से? कि अल्प प्राण फिर अल्प प्राण, का के बाद खा छोड़ रखा है इसमें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? बी। आप रटें नहीं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक मतलब समझ के करें एक एक चीज़। वर्णमाला बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको ये एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न फिर हमारा 6वां प्रश्न कौन सा है? नासिक के व्यंजन है। नासिक मतलब जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं। तो नाक के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पंचम जो होता है, पंचम अक्षर मतलब 5वें जो अक्षर होते हैं, जैसे ड, या, अणा, न, मा, ये सब हमारे नासिक के व्यंजन हैं। तो आप नासिक किस इसमें 6 वाले में देख सकते हैं। तो नासिक के हमारा कौन सा है? ये बी ऑप्शन, कौन सा? यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए क्या हमारे नासिक कहलाते हैं, या फिर मूर्धन कहलाते हैं, या फिर ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालब? तो ए तो ये किससे बोले जाते हैं? कंठ प्लस तालब से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। यहाँ से
अगला प्रश्न देखें 8वां, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य भाव वर्ण कौन से हैं या कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि मैंने अभी जो वीडियो कल डाली थी उसमें क्या मैंने बताए थे कि अयोग्य भाव कौन से होते हैं, छोटे अंग और बड़े अंग, ऐ और अह, ये क्या होते हैं हमारे अयोग्य भाव। तो अयोग्य भाव में मतलब कौन से हो जाएंगे हमारे, ये छोटे अंग और बड़े अंग, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है, निम्न में से बताएं कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत मतलब दो जो व्यंजन लगातार हों उसमें, क्या पुणे में है या इलाहाबाद में है या दिल्ली में। तो ये किस में है, दिल्ली में। ठीक है, द्वैत व्यंजन, दो गुण मतलब इसमें द्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है से सा मतलब हा कौन से व्यंजन है। तो आपको हमने कल उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया था, क्या प्रकम्पी हैं या स्पर्शी हैं या संघर्षी हैं या स्पर्श संघर्षी हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सही से, तो कौन से हैं, संघर्षी, मतलब इसमें बहुत संघर्ष सा करना पड़ता है हमें बोलने के लिए, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10 का सी। 11वां प्रश्न है आपका, निम्न में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन मतलब जो नई, तो ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, सा या सा, और इधर का और खा। तो जो हमारे जो नुक्ता लगे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, मतलब नए अक्षर, एक तरह से इनको हम कह सकते हैं फारसी। तो ये नवीन विकसित है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खा और गा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो साघोष और आघोष, हमने क्या बताए थे, सघोष और आघोष। तो यहाँ कौन सा पूछा है, सघोष। तो साघोष में हमारा कौन से आते हैं, क्या का खा था या चा था या माँ। तो हमने अभी आपको ऊपर टेबल बताई थी, तो इसमें क्या है, तीसरा जो प्रश्न था उसमें। तो यहाँ से देखें कि कौन सा है, आघोष। आघोष शुरुआत वाले आघोष होते हैं, फिर सघोष लगातार। तो इसमें लगातार कौन से हैं, गा, घा, डा, जा, झा, या, ये हमारे कौन से हैं, सब साघोष हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, साघोष, एक तरह से घोष। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन चा, ये हमारे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, साघोष। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, माँ। माँ वाला किस में, साघोष में। आप ऊपर देख लें यहाँ से, जैसे माँ के तरह इसमें ये है लास्ट में, तो ये कौन से माँ है, साघोष में है यानी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, 12वें का सी ऑप्शन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13वां, कौन सा अमानक या अमानक वर्ण है, मतलब जो लिखा नहीं जाता है वर्णमाला में। क्या खा, धा और भा, और भा में इधर के लिए थोड़ा ये नुक्ता सा निकला है, ये अगर देखा जाए ये इधर के लिए, तो ये हमारा कौन सा है, अमानक वर्ड है, भा, और भा में इधर के लिए। दूसरा है 14वें प्रश्न क्या है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, क्या संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की। तो जो थोड़ा नुक्ता लगा होता है ये हमेशा याद रखना, या तो अरबी की होंगी या फारसी की। तो ये किस में हो जाएंगे हमारा, ऑप्शन बी में, अरबी और फारसी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15वां, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए कितनी मानी गई है, 52। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, 52 मतलब वर्ण। कक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अब आपको हमने मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर मतलब जो छोटे छोटे, छोटा, बड़ा, छोटी, तो ये हमारे मूल स्वर होते हैं। घोष और अघोष बताए थे। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं चार संयुक्त व्यंजन हैं। तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ओके, तालव्य भी नहीं, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, शब्दकोश में कक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी
शब्द के लिए ढूंढते हैं शब्दकोश में, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में, तो उसमें वो शब्द जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो आ वाले पहले आएंगे और ज्ञा सबसे लास्ट में आएंगे, और इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले ए बी सी डी वाले आएंगे और जेड वाले सबसे लास्ट में आएंगे। तो इसी में ऐसा क्रम पूछा है कि यहाँ ऐसा कौन सा क्रम होगा कि शब्दकोश में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कक्षा वाला जो छा होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, एक का प्लस सा, इससे मिलकर बना होता है। तो जब इससे मिलके बना होता है ये, तो इसमें का मतलब पहले आता है का, तो ये किससे आएगा, का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। फिर ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा। तो ज्ञा का भी आपको पता होना चाहिए, कल मैंने सब समझाया है उसमें। तो ज्ञा क्या होता है, जय आधा जा प्लस यहाँ कैसा, पूर्ण। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन में ए जा पूरा दिया है और यहाँ दिया है, बट नहीं, जा कैसा होता है हमारा आधा या फिर स्वर रहित। कल मैंने सब समझाया, ये आप उस वीडियो से देख लें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 19वां वर्ण आघोष वर्ण है, साघोष और आघोष। तो उसमें अभी देखा था, उसी टेबल को आप देख के यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सा, सा आघोष में आता है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कौन सा, सा। फिर घा का उच्चारण, अब उच्चारण जैसे KATM उससे ही आप करें, का खा गा घा, तो वहाँ से देखेंगे तो इसका जो उच्चारण किससे होगा, कंठ से। आप उसको दोबारा देख लें टेबल को, टेबल से आपको पता लग जाएगी कि KATM वाले से सब पूरा ट्रिक है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखें 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन मतलब दो। तो ज्ञा, ये ज्ञा वाला क्या था हमारा, कौन सा है, ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत यानी दांतों के द्वारा नहीं बोला जाता है। तो आप उसमें टेबल में वही देखेंगे और वहाँ से रट लेंगे, उसको 2-3 बार सही से देखना कि KATM वाली जो ट्रिक है उससे, तो वहाँ से आपको पता लगेगी। तो इसमें कौन सा होता है, टा, टा वाला होगा ये। 23वां प्रश्न देखें, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी जो अंत में जब आ आता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार या अयोग्यवा या अंतष्ट, तो उसे क्या कहते हैं, अकारांत। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अनुस्वार कौन से होते हैं और अंतष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा वर्ण किसके योग से बना है। तो देखो इसमें ए ऑप्शन में आधा का और प्लस सा कौन सा पूरा है, फिर कै और च, तो हमने आपको अभी बताया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर कितना, 24, 25 इसमें नहीं है क्या, ये चलो PDF में शायद लिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 25 मतलब बताना चाहूँ तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर प्रश्न नंबर 25 देखें तो क्या पूछा है यहाँ से, 25 वाले प्रश्न में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, यानी जो स्वर हैं हमारे, स्वरों की कुल संख्या। अगर कुल संख्या जब पूछे तो हमेशा आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, अगर ऑप्शन 13 दिया हो या 11 दिया हो या 10 दिया हो, तो कुल पूछे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 13, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर 26 देखें तो 26 में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, यानी 26 में कौन स्वर नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन था, ए में है आपका आ, और बी में है आपका ऊ, और सी में है आपका ए, और डी में है
या, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि इसमें कौन सा, ये स्वर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिर कितना, इससे अगला, ये कहीं पीडीएफ में शायद छूट गया है, ये 27 क्या है, कौन टा वर्ग नहीं है। तो टा वर्ग में आप देख सकते हैं, उसी में से देख लें, टेबल में से टा वर्ग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 28 देखें आप। 28 में कहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में। तो कल मैंने उसमें सब बताई है कि कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 33 व्यंजन, 33 व्यंजन मतलब कुल संकलित हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च मतलब पीछे की ओर जब हम बोलते हैं तो पश्च मतलब जिसकी आवाज़ पश्च की तरफ निकले, मतलब पीछे की ओर। तो इसमें कौन सा है, आ, ई, जा, डा। तो अपनी तरफ को मुंह करके मतलब पश्च मतलब पीछे की ओर, तो कौन सा, आ। यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, आ। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन अयोग्य बाह है। अयोग्य बाह यानी विसर्ग या महाप्राण या संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो आपको पता है कि अल्पप्राण महाप्राण इससे कोई मतलब नहीं है, संयुक्त व्यंजन से मतलब नहीं है। विसर्ग मतलब जो विसर्ग लगाते हैं वो कौन से, वो अयोग्य बाह होते हैं। अयोग्य बाह मतलब छोटी अंग और बड़ी अंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है छा ध्वनि का उच्चारण। छा, तो उसी टेबल से आप देख सकते हैं कि छा का जो उच्चारण मतलब होता है वो किससे होता है, क्या दंत से होता है, ओष्ठ से होता है या तालब से। तो छा का किससे आता है, तालब से। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तालब, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें 32 क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कक्षा वाला छा, त्रा और ज्ञा, और एक कौन सा रह गया, सिरा। कौन सा सिरा रह गया, ये वाला सिरा वाला, श्री वाला। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सिरा किस किस को मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 32 में, बी किस लिए हो जाएगा कि निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा, सा नहीं है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे जो सिरा वाला, श्री वाला सिरा होता है वो किस किस को मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 33 है तालव्य व्यंजन है। तालव्य यानी जो तालब से मतलब बोले जाते हैं। तो तालब से हमारा कौन सा हो जाएगा बताएं, क्या चा, छा, जा या टा, ठा, डा। तो जो तालब से हमारे बोले जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे, ए ऑप्शन, ए वाला। ये सब किससे बोले जाते हैं, तालब से बोले जाते हैं। उसी टेबल को आप बार बार देखें कि KTM दास है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 34 है याराला बा किस वर्ग के व्यंजन हैं। कल ये भी मैंने आपको बताया था, क्या तालब, उष्ण या अंतष्ट। तो याराला बा किसके होते हैं, अंतष्ट के। अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक मतलब जो नाक के द्वारा, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। इसमें क्या हो जाएगा, तो नाक और मुंह दोनों से मतलब बोले जाते हैं, जैसे माँ, या, ना। तो ये किससे बोले जाते हैं, अनुनासिक से। और इनको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, यानी मुंह और नाक दोनों को मतलब इसमें इंक्लूड करना पड़ता है बोलने के लिए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक मतलब कौन से, पंचम वर्ग के या अंतिम वर्ग के। तो अंतिम वर्ग में अनुनासिक होते हैं ये सभी। अनुनासिक को लास्ट वाले में जो भी हैं आपके, वो सब कौन से होते हैं, अनुनासिक। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी मानी गई है, अगर देखा जाए तो कितनी है, 11। हिंदी वर्णमाला में कितनी है, 11। अगर ऑप्शन 10 होता तो 10 लगाते, लेकिन 10 नहीं है तो 11 लगाएंगे। अच्छा, 11, 13 और 10 में आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसके लिए हम बता दें कि स्वरों की जो संख्या को लेकर मतलब जो विद्वान हैं उनकी अलग अलग सबकी वो मानी गई है। सामान्य स्थिति में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 11। अगर ऑप्शन स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है, 11।
और स्वरों की अगर कुल संख्या पूछी जाए, कुल जब कुल शब्द लगा दें तो उस टाइम कितनी हो जाती है 13। और शुद्ध अगर उच्चारण की दृष्टि से हम स्वरों की जो संख्या देखें तो वो कितनी हो जाती है 10। तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाने हैं कि सबसे पहले 10 कब लगानी है, 11 कब लगानी है और 13 कब लगानी है। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या तो आप लगाएंगे 10, और यदि आपसे पूछे स्वरों की संख्या तो 11, और कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये प्रश्न आता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 के बाद 38। कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से मतलब ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठ और ओष्ठ के द्वारा जो मतलब बोले जाते हैं ए, का, ता, तो ये कौन से हैं, ये तो सिंगल वाले हैं। लेकिन कंठ और ओष्ठ कौन से बोले जाता है हमारा और, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन अगर हम देखना चाहें, और वाला क्या होगा, ये कंठ ओष्ठ से मतलब कंठोष्ठ से। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम, मतलब जो भाषा के हमारी जो निर्माण है इसका सही अनुक्रम मतलब क्या है। क्या शब्द ध्वनि वाक्य पद, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है शब्द वाक्य ध्वनि पद, और सी ऑप्शन है पद वाक्य ध्वनि और शब्द, और डी ऑप्शन है ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो हमने कल आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, और ध्वनि से मिलके बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलके बनते हैं पद, और पद से मिलके बनते हैं वाक्य, और वाक्य से मिलके बनते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलके बनता है पाठ, और पाठ को मिला के बनता है बुक यानी या ग्रंथ, ठीक है। तो ये क्रम रहता है, इस क्रम को आप लिख लें, बहुत अच्छा, मतलब ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। मतलब अब उसमें जो हमें अभी आपको ऊपर बताया था सूत्र, क्या बताया था, KATM, दा। तो क्या था, सबसे पहले कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, फिर ओष्ठ। तो कौन से में ऑप्शन, कंठ, तालब, वर्ष बोल सकते हैं इसे, और दंत, ओष्ठ, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है ये तो आपको, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को रटें नहीं, बस समझें, और जब समझेंगे तो प्रश्न जब भी आपको दिखाई देगा तो आप बड़े आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए रटें नहीं प्रश्न के लिए, समझें। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अब ला अगर आप बहुत सही से बोले ला, तो क्या पार्श्व, उत्क्षिप्त या प्रकंपित या संघर्षहीन, यानी कोई संघर्ष नहीं किया, तो पार्श्व जैसे ला, तो आपकी जो जीभ है मतलब टकरा रही है होठों से अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा पार्श्व। तो यहाँ तक हमने मतलब ये लूसेंट को हम लेते हुए चल रहे हैं। लूसेंट के मतलब हम पहले क्या देखते हैं उसको एक्सप्लेन, उसके बाद MCQ लेके आते हैं, और धीरे धीरे हम जो प्रीवियस प्रश्न आए हैं उनका भी संग्रह कर लेंगे इसमें। तो हम इस टाइप से आपको कवर करा रहे हैं ये लूसेंट, कि ताकि आपको एक एक शब्द का मतलब पता रहे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो के लिए शेयर ज़रूर करें किसी अन्य के लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करवाएं सभी से, क्योंकि हम जब वीडियो डालते हैं तो इसमें वीडियो जब भी हम अच्छी मतलब कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।